नमस्कार, मैं हूं नकमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। और अभी शुरुआत करते हैं हम तुर्की और उस पूरे इलाके में आए एक विनाशकारी भूकंप की, जिससे लगभग 2000 किलोमीटर तक धरती हिल गई। चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सीरिया हो या लेबनान हो, इजिप्ट हो, यहां तक कि ग्रीनलैंड तक में इसके झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। तो तुर्की के भूकंप की तबाही से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 6 फरवरी 2023 को सुबह 4:15 बजे से अब तक 550 बार धरती हिल चुकी है और बीते 24 घंटे में यहां पे 5 बड़े भूकंप के झटके आए हैं, जिसकी तीव्रता 7.8, 7.6, 6 और 5.6 और 5.4 दर्ज की गई है। कल पहला झटका सबसे तेज था, जो तुर्की और सीरिया बॉर्डर पे आया। इसके बाद कल 2 और भूकंप आए और फिर 2 झटके आए हैं आज भी। तो लगातार ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस बीच तुर्की के डायापिनर इलाके का एक वीडियो सामने आया है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में ये जो इलाका है डायापिनर का तुर्की में, उसमें चारों तरफ बर्फ की चादर जो है वो बिछी हुई है और सब तरफ तबाही का मंजर है। यहाँ पे इस बीच यहाँ पे भूकंप का जो तेज झटका आया है, उससे कई इमारतें भी जमींदोज हो जाती हैं। इमारतों के गिरने के दौरान चारों तरफ एक अफरा तफरी मची, लोग भागते हुए नजर आए, लेकिन बर्फ के बीच लोगों को भागने में काफी परेशानी भी हुई है। आसमान में धूल का गुबार उठा। भूकंप के बाद इतनी बर्फ, इससे राहत और बचाव के काम में भी अच्छी खासी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे खास करके जो डायापिनर का इलाका है, वहाँ पे तापमान -2 डिग्री और जो मिनिमम तापमान था, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड है। एक तरफ कपकपा देने वाली ठंड है, दूसरी तरफ इस विनाशकारी भूकंप में पूरे शहर को संकट में डाल दिया है। तो आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाना चाह रहे हैं। इसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तुर्की और सीरिया दोनों ही देशों में भूकंप से एक भयानक तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और हज़ारों लोग घायल हैं, अस्पतालों में हैं। कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई इमारतें जो हैं वो ज़मींदोज हो गई हैं। मृतकों का आंकड़ा ये जो जाहिर है, जैसा कि किसी भी तबाही में होता है, किसी भी त्रासदी में होता है, कि जो आंकड़ा है मारे जाने वाले लोगों का वो लगातार बढ़ता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। आप ये भी देख रहे हैं तस्वीरों में कि भूकंप के झटके से इमारत कैसे गिरी है। ये इतनी बड़ी ऊंची इमारत जो बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है भूकंप के झटके में, और उसके पास बड़ा सा बिजली का खंभा भी बिल्कुल उखड़ के गिरा है। झटका इतना तेज है कि आसपास की और इमारतें भी गिरती हैं और पूरे इलाके में धूल का गुबार उठने लगता है। तुर्की में भूकंप से हजारों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इन इमारतों में ऐतिहासिक इमारत भी है जिसे भारी नुकसान पहुंचा है। इस ऐतिहासिक इमारत के कई हिस्से ढह गए हैं और मलबा इसका बिखरा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि तुर्की में जहां पर भूकंप आया है, वहां पर रेस्क्यू का काम, बचाव का काम कैसे चल रहा है। जहां भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम जो है वो जारी है। इमारत जो है वो जो गिरी है, उसके बाद से यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मलबे में लोग दबे हैं और रेस्क्यू के काम में सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी हो रही है क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, साथ में बर्फीला तूफान है। लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। आज भी वहाँ पे मलबों में सैकड़ों जिंदगियां फंसी हुई हैं। एम्बुलेंस लाया जा रहा है, वहां पर घायलों को लेकर एम्बुलेंस आ रही है, घायल जहाज में भी आ रहे हैं।
तो जिस भी तरह से मुमकिन हो रहा है वैसे उन्हें किसी न किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो विनाश हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो इसमें घायलों की संख्या बहुत है, मारे गए लोगों की संख्या हजारों में है और ये संख्या लगातार बढ़ेगी क्योंकि एक बहुत बड़े इलाके में जो मलबा फैला है उसके नीचे अब भी लोग दबे हैं और राहत का काम जो है, बचाव का काम जो है, उसमें कई मुश्किलें आ रही हैं। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम कि भीड़ है लोगों की और उसके बीच एक महिला को मलबे से निकालकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा है। ये भी तस्वीर आई है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला को इस भीड़ के बीच में ही किसी को बचाया गया है, मलबे से निकाला गया है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया है अब इस एम्बुलेंस में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, तस्वीरें सीरिया की हैं। पहला भूकंप कल इसी इलाके में आया था जिसकी तीव्रता 7.8 थी। यहाँ का एक बहुत बड़ा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। यहीं पे पहला झटका आया था और ये इसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा थी, इंटेंसिटी जो है वो 7.8 थी। तो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये मलबा कितना बड़ा है, कितने बड़े इलाके में बिखरा हुआ है। यहाँ पे जो बचाव का काम चल रहा है उसमें कोशिश की जा रही है कि जो भी जिंदगी यहाँ पे बची है उन्हें बाहर निकाला जा सके। लगातार राहत और बचाव का काम यहाँ पे हो रहा है। इन तस्वीरों में इमारतों से धुआं निकलता भी दिख रहा है। एक तो इमारतें गिरी हैं उसका गुबार है बहुत सारी जगह पे, उसके अलावा कहीं पे जो इतनी तबाही हुई है उन मलबों में लोग दबे हुए हैं, उनको निकालने का काम लगातार चल रहा है। इस संकट के दौर में दुनिया के कई मुल्क सामने आए हैं तुर्की की मदद करने के लिए। तुर्की और सीरिया में जो ये विनाशकारी भूकंप आया है, बताया जाता है कि 100 साल में ये ऐसा भूकंप आया है। उसके बाद दुनिया भर से जो मदद भेजी जा रही है, भारत भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आज सुबह भारतीय वायुसेना के ग्लोबमास्टर C-17 विमान राहत सामग्री और एनडीआरएफ की एक टीम को लेकर तुर्की के अडाना एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जबकि दूसरे विमान ने भी दिल्ली से तुर्की के लिए उड़ान भरी है। पहले विमान में एनडीआरएफ के 50 सदस्य, ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड है, ड्रिलिंग मशीन, राहत सामग्री, दवाइयाँ, ये सब भेजे गए हैं। दूसरे विमान में भी राहत और बचाव का कार्य जो है वो उससे जुड़ा हुआ जो सामान है वो भेजा गया है। तो तुर्की पहुंचा है एक C-17 जो चला गया है, C-17 ग्लोबमास्टर, जिसमें राहत और बचाव की जो सामग्री ये भेजी गई है। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी गई है और दूसरा प्लेन भी भारत से रवाना कर दिया गया है। यहाँ पे भारत में इनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप में जो मारे गए हजार लोग मारे गए हैं, उसके लिए अमृतसर में स्कूली छात्रों ने उन्हें आज श्रद्धांजलि दी है। साथ साथ दिखाते लोग इतना बड़ा भूकंप आया है तुर्की सीमा के और सीरिया के सीमा पे, और इसकी जो कपकपाहट है वो बहुत दूर दूर तक महसूस की गई है। ये कहा जाता है कि ये जो इलाका है वो सीस्मिक फॉल्ट जोन है। हमारे साथ विनीत गहलोत जुड़ रहे हैं जो चीफ साइंटिस्ट हैं NGRI हैदराबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीत जी। ये बहुत बड़ी तबाही देख रहा है ये जो क्षेत्र है, और अब पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते रहे होंगे, आप जैसे लोग तो जाहिर है कि जानते थे कि जो टर्की का इलाका है वो किस तरह के सीस्मिक जोन में आता है, यहां पे भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा क्यों हैं? देखिए, जो टर्की का जो इलाका है वो दो प्लेट के बीच में एक फंसा हुआ इलाका है।
मतलब नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है और साउथ में अरेबियन प्लेट है। तो उसके बीच में ये टर्की के जिसको प्लेट कहते हैं, और इसके नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नॉर्थ में एक फॉल्ट है जिसको हम नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट कहते हैं। तो आपको याद होगा एक 1999 में एक इजमिट अर्थक्वेक, काफी बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें कई हजार लोग, शायद 17-18 हजार लोग उसमें हताहत हुए थे। तो वो नॉर्थ में बहुत भूकंप आते हैं, और उसके बाद साउथ में जो ये वाला पार्ट है जिसको ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट कहते हैं, जहां पे ये दो भूकंप आए हैं, यहाँ पे वो भूकंप ये आते हैं। अगर आप इसको अपने हिंदुस्तान के साइस्मिक जोनिंग मैप से कंपेयर करें तो ये दोनों इलाके ऑलमोस्ट जैसे कि साइस्मिक जोन 5 है हमारा, जिसमें कि पूरा हिमालय का क्षेत्र आता है, काफी हिमालय का बड़ा क्षेत्र आता है, उस तरह से आप इसको उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे साइस्मिक हजार्ड जो है वो, यहाँ पे साइस्मिक जो खतरा है वो कितना ज्यादा है। सिस्मिक खतरा जो है वो ज्यादा है। ये जो भूकंप आया है विनीत गहलोत साहब, वो उसकी जो डेप्थ है वो जमीन की सतह से बताया जा रहा है कि 19-20 किलोमीटर की जो गहराई पे ये भूकंप आया। तो इसका क्या मतलब आता है? जितना ज्यादा गहरा होता है ये इसका जो सेंटर है उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये 19-20 किलोमीटर की जो इसकी गहराई रही है जमीन की सतह से, उसका असर लगभग 2000 किलोमीटर के रेडियस में महसूस किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। आपको मैं थोड़ा सा हिंदू कुश अर्थक्वेक के बारे में बताऊं कि हिंदू कुश में जो अर्थक्वेक आते हैं वो 150-200 किलोमीटर दूर तक की गहराई तक आते हैं, और उनसे कोई नुकसान नहीं होता है, जमीन पे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन आपको याद होगा, अगर आप दिल्ली में हो तो इनफैक्ट कई बार एक आध बार हैदराबाद तक में, जहां मैं रह रहा हूं उस टाइम, वो भूकंप बहुत दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं, बहुत दूर दूर तक। तो जितना भूकंप गहरा होगा वो बहुत दूर तक उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो जो वाइब्रेशंस हैं बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन डैमेज कम होगा। लेकिन जो भूकंप शैलो होगा, यानी कि जिसका केंद्र बिंदु बहुत कम गहराई पे होगा, उसमें लोकल डैमेज बहुत ज्यादा होगा, दूर तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूर तक आप उसको फील नहीं करेंगे। तो जितने भी इस तरह के भूकंप होते हैं जो ज्यादा नुकसान करते हैं, वो जनरली उनकी जो केंद्र बिंदु होता है बहुत जमीन की सतह से 15-20 किलोमीटर या उससे भी कम होता है। जी, तो ये हम एक ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं, जो सीस्मिक प्लेट्स की ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, और आपने बताया कि जो गहराई होती है उसका असर कैसे पड़ता है, कि दूर तक महसूस किया जाएगा या कम महसूस किया जाएगा। तो अब ये आप हमें समझा दें कि असल में जो भूकंप आ रहे हैं वो अभी, जैसे इस इलाके में टर्की और सीरिया का जो बॉर्डर है, वहां पर इतने ज्यादा भूकंप आ क्यों रहे हैं, वो भी इतने ताकतवर भूकंप? और पहले अब पता चल रहा है कि पहले से भी वार्निंग थी कि यहाँ पे एक बड़ा भूकंप आ सकता है। क्या ये मुमकिन भी होता है प्रिडिक्ट करना इस बात को किसी सीस्मोलॉजिस्ट के लिए? आपने 3 सवाल पूछे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये भूकंप क्यों आ रहे हैं, तो उसका जवाब, जैसे यहाँ पे वो आप देख रहे हैं, वो एक ऊपर एक लाइन बनी हुई है जिसपे लिखा हुआ है कि नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, वहां पे बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। जो टर्की की जो हिस्ट्री है भूकंप के लिहाज से, वो मेनली नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट के हिसाब से गवर्न होती है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। जो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, जो कि साउथ में है, जिसको आप देख रहे हैं, जो कि सीरिया के बॉर्डर, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन, और अगर और नीचे जाएंगे तो इजराइल, तो वहां पे वो है, वो उस वाले इलाके को हम लोग अरेबियन प्लेट कहते हैं। तो ये जो ये वाला जो भूकंप आए हैं, तो सारे भूकंप जितने भी इटली के आसपास, सॉरी टर्की के आसपास के जितने भूकंप हैं, वो सब इन फॉल्ट के करीब आसपास आते हैं। और ये फॉल्ट, जैसे मैंने बताया कि ये इधर अरेबियन प्लेट है, उधर नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है, जो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो उनके बीच में ये एनाटोलियन फॉल्ट प्लेट है, जो कि एक तरह से फंसी हुई है, जो कि वेस्ट की तरफ निकलने की कोशिश करती है। वो आपको जो वहां पे एरो दिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से सारे भूकंप आते हैं। आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या इनकी इन भूकंप को किसी ने कहा कि इनकी भविष्यवाणी की गई थी, या किसी ने बताया था कि यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है। मेरे को नहीं लगता कि अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक ऐसा कोई तरीका है। हम ये जरूर जानते हैं कि यहाँ कौन से इलाके हैं जहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा हो सकती है,
वो भूकंप कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, किस टाइम पे आएगा, उसका अनुमान लगाना अभी तक तो संभव नहीं है। मैंने भी देखा है वो एक व्हाट्सएप मैसेज जो अक्सर सर्कुलेट हो रहा है कि किसी ने साहब बताया था कि वहां पे, मेरे को लगता नहीं कि उसमें कोई वैज्ञानिक तर्क है, क्योंकि ऐसे ये इस तरह की चीजें हैं कि अगर बोल दिया हो गया तो हम सब लोग बात करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग भूल जाएंगे। तो उन चीजों पे ध्यान देने की शायद जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये हो सकता है कि ये जरूर है कि कुछ कुछ जो इलाके होते हैं, कुछ जो क्षेत्र होते हैं वो ज्यादा सीज्मिक प्रोन इलाके होते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में ही अगर हम देखें तो कुछ प्लेट्स हैं, जैसे अरावली प्लेट जो है वहां पे वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, और जैसे जिन इलाकों में गुड़गांव है और वो बसा हुआ है वहां पे वो ज्यादा सीज्मिक एक्टिव जोन है। बिल्कुल, जो दिल्ली की बनावट है वो आपने सही कहा है कि एक दिल्ली, हम उसको दिल्ली अरावली फोल्ड बेल्ट कहते हैं। अगर आप दिल्ली से उदयपुर से की साइड में जाएं, वो हाईवे पकड़ें तो आपको दिखेगा सारे आप माउंटेनस रीजन को क्रॉस कर रहे हैं, उसके थ्रू जा रहे हैं, तो वो उसको हम लोग दिल्ली अरावली फोल्ड बेल्ट कहते हैं। वो एक पुराना एक ज्योलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है। ये अक्सर लोग थोड़ा इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग सीरिया या टर्की का जो क्षेत्र है जहां पे भूकंप आए हैं उसका इससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली एक प्लेट बाउंड्री के इलाके में नहीं है। ये विद इन प्लेट है, प्लेट के अंदर एक पुराना स्ट्रक्चर है जिसमें कि कभी कभी वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कि छोटे या मॉडरेट साइज के कभी कभी भूकंप आते हैं। तो उसका उस तरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात आपकी सही है कि कुछ इलाके दिल्ली में हैं जो जिसमें कि ज्यादा भूकंप, छोटे छोटे भूकंप आते हैं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका विनीत गहलोत हमें समझाने के लिए। और ये भी बात साफ है कि इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ इलाके हैं जहां पर भूकंप की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, कुछ में कम है, और भूकंप की जो तीव्रता है वो किस वजह से बढ़ती है वो भी आपने बताया। तो धन्यवाद आपका इस वक्त इस पर हमें चर्चा करने के लिए। भूकंप से तुर्की और सीरिया में काफी तबाही मची हुई है, दूर दूर तक इसका असर देखा गया है इस विनाशकारी भूकंप का, और राहत का काम भी चल रहा है। भारत ने अपनी तरफ से मदद भेजी है, बचाव का काम चल रहा है। इस बचाव के बीच में बाधाएं आ रही हैं बर्फीले तूफान और मौसम की वजह से। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि आज शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद अडानी ग्रुप के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर जो हैं वो 25% चढ़े हैं, अपर सर्किट को छुआ है। और इस प्लेज शेयरों को छुड़ाने के लिए समय से पहले भुगतान से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। मेरे साथ जुड़ रही हैं इस पर विस्तार से बातचीत के लिए मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो इस समय एक देखा जा रहा है, एक ऊंचाई देखी जा रही है और अडानी के जो शेयर ऊपर चढ़े हैं अडानी एंटरप्राइजेस के, उसकी क्या वजह इस वक्त लगती है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मार्केट्स के गिरने के बावजूद आज अडानी स्टॉक्स ने रिकवर किया है ट्रेड में। ये लगभग 8 ट्रेडिंग सेशंस के बाद हुआ है स्टॉक्स का रिकवरी, याद रखिए। और हमने जो एक्सपर्ट्स से बात करी है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो प्री पेमेंट हुआ था प्लेज शेयर्स को रिलीज करने के लिए, उससे जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है, जो इन्वेस्टर्स का उम्मीद है स्टॉक्स में और इस कंपनी से, वो वापस आया है कहीं ना कहीं। तो उनका मानना ये है कि ये जो डिसीजन लिया गया था प्री पेमेंट टू रिलीज प्लेज शेयर्स, वो मार्केट्स के लिए अच्छा है। और अगर हम बाकी स्टॉक्स देखें, अगर हम देखें कि अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी के स्टॉक्स कैसे एंड हुए, वो लगभग 2% हायर एंड हुए। अगर हम देखें अडानी एंटरप्राइजेस ने 25% से भी ऊपर, जैसे कि आपने कहा, एक अपर सर्किट, एक हाई लेवल टच कर लिया था, लेकिन क्लोज में 15% से ऊपर स्टॉक बंद हुआ है। बाकी अगर हम देखें अडानी विल्मर भी 5% हायर गया है। और अगर हम बाकी शेयर्स भी देखें जो हमें दिख रहा है कि नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, लेकिन पिछले
8 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो सिचुएशन बेहतर रही है उन स्टॉक्स के लिए। वो फिर भी वो पिछले 8 दिन से जो हमने देखा था कि वो स्टॉक्स जो हैं ट्रेड में हैमर हो रहे थे, वो रिकवर हुए हैं और थोड़ा बेटर हुआ है स्टॉक के लिए। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, इसकी वजह से हमने आज अदानी स्टॉक्स में रिकवरी देखी। जी, और इसके साथ साथ ये जरूर है कि रुपया जो है वो कमजोर बना रहा है अभी भी डॉलर के मुकाबले, और कई जो शेयर्स हैं वो गिरे भी हैं, निफ्टी भी गिरा है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें कि निफ्टी सेंसेक्स अब दोनों 0.3% डाउन हुए। अगर हम देखें कि ऑटोज, एफएमसीजी शेयर्स वो भी 1% तक गिरे। तो बाकी मार्केट में जैसे कि आपने कहा वॉलेटिलिटी रही। और अगर हम रुपी को देखें, जो रुपी का वीकनेस है, वो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में वो वीकनेस रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से वो देख रहे हैं कि रुपी में जो है वो प्रेशर रहेगा आने वाले दिनों में। और रुपी आज भी 82 रुपीज टू द डॉलर मार्क पे ही रहा सारा दिन। जी, धन्यवाद आपका साक्षी बजाज इस बातचीत के लिए, बताने के लिए कि शेयर बाजार में किस वक्त क्या उथल पुथल जो है वो मची हुई है। इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। और कांग्रेस के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आती रहती है अलग अलग राज्यों से। अब महाराष्ट्र कांग्रेस में एक बड़ी बगावत की खबर है। विधायक दल के नेता पद से बाला साहब थोराट ने इस्तीफा दे दिया है। बाला साहब थोराट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते, उनके साथ काम करना मुश्किल है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले। तो आपको सुनाते हैं पहले कि बाला साहब थोराट की क्या शिकायत है। मधल्या काळात विधान परिषदेची निवडणूक झाली, खूप राजकारण त्यामध्ये झालं। सत्यजित खूप चांगल्या मतानं विजयी झाला, त्याचं अभिनंदन आपण या निमित्तानं करतो आहोत। परंतु जे राजकारण झालं ते व्यथित करणारं आहे, मला व्यथित करणारं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि त्या बाबतीत मी माझ्या भावना या काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना कळवल्या आहेत। हे पक्षीय राजकारण आहे। नरेंद्र मोदी जी ऐसे ईमानदार नेता के ऊपर जिस तरह से शर्मनाक आरोप लगाए गए, तो आज राहुल गांधी के परिवार की सच्चाई बताना जरूरी है। अभी मैं बता रहा हूं ये वाटर डीएलएफ घोटाला में क्या हुआ, कैसे 65 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया आपको डीएलएफ से, और जमीन भी मिल गई, और आपने अपनी महंगी जमीन जो ली थी, सस्ती जमीन लिया और महंगे पर उनको बेच दिया। और बीकानेर में जमीन घोटाला हुआ, 1400 बीघा जमीन जाली नाम से खरीदी गई, उसमें 275 बीघा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के लोगों ने जाली तरीके से खरीदा, उसमें एफआईआर लगा हुआ है। कोयला घोटाला 2012, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सभी घोटालों को उजागर करने में थोड़ी हम लोग की भूमिका रही है पार्टी में विपक्ष के रूप में। और इस सबका ट्रायल चला है। 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ का, आदर्श घोटाला जो सेना के लिए आरक्षित जमीन थी, उसमें कौन कौन फायदे में आए, सुशील कुमार शिंदे, विलास राव देशमुख, अशोक चौहान कांग्रेस के नेता। कोयला घोटाला में तो साहब मत पूछिए, 1,86,000 करोड़ का घोटाला था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये भी आपने देखा कैसे लाइसेंस जारी किए गए पिक एंड चूज पर, और देश में कितनी बड़ी संपत्ति का लॉस हुआ ये भी आप जानते हैं। 1,96,000 करोड़ का घोटाला था। बोफोर्स घोटाला, इसमें तो आपके पिताजी पर ही आरोप है, राहुल गांधी जी। और एक सज्जन थे कोतरोकी साहब, मामा जी कहते थे उनको भगाने में कितना काम किया गया। आज हम जानबूझकर इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना के आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है। आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी, और अगर डील नहीं हुई तो राफेल को भी इतना लेट किया गया, भले वायुसेना की मारक क्षमता कमजोर हो रही है।
The whole ecosystem of Congress party is based upon the twin corrupt pillars of deal and commission. तो आजकल कमीशन बंद हो गया है, इसलिए आपको परेशानी है। विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उनको लोन पर लोन किसने दिया, और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के इवेंट्स में कौन जाया करता था? राहुल गांधी जी, आप तो जाया करते थे ना। आज तो कई फोटो आपके बारे में भी आ रही है, चलिए देखिए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, ईमानदारी से करके दिखाती है। कानून के अनुसार आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक अकाउंट में 23 लाख करोड़ 8 साल में भेजे गए और 2,23,000 करोड़ बचाए गए, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी ने कहा था कि 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज पूरे पैसे पहुंचते राहुल गांधी, इसलिए आपके लोगों को परेशानी है। आज टैक्स चोरों से करोड़ों की रिकवरी हो रही है। आज भागे हुए भगोड़ों को हिंदुस्तान में लाने का कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मेहुल चोकसी हो या बाकी सब हो। और सट्टेबाज संजीव चावला का प्रत्यर्पण हुआ। बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल यूएई से आए। इंडोनेशिया से पकड़ा गया भगोड़ा कारोबारी विनय मित्तल, ये भी वापस आया। बहरीन से भगोड़ा आर्थिक घोटालेबाज मोहम्मद याया वापस आया। तो ये सब सबके सामने है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने कानून को भी सख्त किया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस लाया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड लाया। हम लोगों ने पूरे बेनामी लेन देन अधिनियम, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को भी और मजबूत किया, और बाकी और कई कानून को, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर भी प्रिवेंशन का कानून लाया। तो हमने कानून से भ्रष्टाचार को रोका, निर्णय प्रक्रिया ईमानदारी से की, और जो भगोड़े थे उनको वापस लाया और लाएंगे। और राहुल गांधी, आपसे क्या उम्मीद करें? आप तो खुद ही आरोपित है भ्रष्टाचार में, परिवार के साथ। तो ये आपका रिकॉर्ड है। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते थे कि कुछ तथ्यों पर बोलेंगे। आज भी वही हवाबाजी, लफबाजी और बेबुनियाद आरोप। और जब पूछा गया कानून के द्वारा कि आप उनको ऑथेंटिकेट करिए, मैं करूंगा, उन्होंने ऑथेंटिकेट भी नहीं किया, न कोई रिकॉर्ड पेश किया। तो भारत के नरेंद्र मोदी ऐसे ईमानदार नेता के खिलाफ ये बेबुनियाद आरोप, तो मैं एक ही कहूंगा, राहुल गांधी, आप थोड़ा सबक से, अनुभव से सीखते क्यों नहीं हैं? 19 में चौकीदार कहा था ना, कहां चले गए आप? अब फिर आप कुछ खुराफात कर रहे हैं। तो 24 में आपको जनता और प्रभावी रूप से जवाब देगी। धन्यवाद। रविशंकर जी, आपने स्पीकर जी आपने कहा था कि सारी चीजें रिकॉर्ड से हटा दी जाए क्योंकि तथ्यों के साथ पेश नहीं किया गया। तो क्या ऑन रिकॉर्ड आप लोग मांग करेंगे लोकसभा अध्यक्ष से? देखिए, हम उन्हें हाउस में कहा है, बाकी संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा 353 में स्पष्ट है कि कोई आरोप आप लगाते हैं या इंक्रिमिनेटिंग भी आरोप लगाते हैं तो आपको बकायदे उसकी नोटिस देनी पड़ेगी और संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आपने वो कुछ तो किया नहीं है, आपने पूरा भाषण देखा है, सुना है। थैंक यू। थैंक यू सर। रूल 353 353 है। क्या कहना है आपको, बताइए साहब। अंग्रेजी फिल्म में हिंदी दिखाते हैं ना। रविशंकर प्रसाद जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी ने जो बीजेपी पर आज पलटवार टुडे मिस्टर राहुल गांधी है मेड शेमलेस, बेसलेस, reckless allegations against नरेंद्र मोदी in particular। उस पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया और कहा कि बेसलेस है, निराधार हैं जो भी आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर। राहुल गांधी ने कई सवाल इस पे उठाए थे, जिसके जवाब में आज बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद सामने आए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के साथ उनके संबंधों को लेकर कई आरोप लगाए। इस दौरान बीजेपी ने उनके आरोपों के जवाब भी दिए। राहुल गांधी का ये आरोप था कि सरकार ने अदानी को हवाई अड्डे देने के लिए नियम बदले। बीजेपी का कहना है कि हवाई अड्डों का
यूपीए सरकार ने निजीकरण किया। राहुल गांधी का कहना था कि जिन कंपनियों का पहले का हवाई अड्डों का अनुभव नहीं, उन्हें हवाई अड्डे नहीं मिलते थे। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने जीवीके, जीएमआर और को हवाई अड्डे दिए, उनका क्या अनुभव था। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि सरकार हवाई अड्डा अदानी को देने के लिए जीवीके पर एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया। बीजेपी का जवाब था कि राहुल बेबुनियाद आरोपों का सबूत दें या फिर माफी मांगें। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर अदानी के लिए सौदे करते हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल निराधार और लापरवाह आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि लोग प्रधानमंत्री अदानी के रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं। बीजेपी का जवाब था कि राहुल गहलोत अदानी के रिश्तों के बारे में भी बात करें। India's most strategic, profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। तो 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।